अब देखेंगे हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द्विपद प्रमेय या जिसको बोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम्स। ठीक है ना। ये होता क्या है और इस चैप्टर में जो द्विपद प्रमेय पढ़ना है वो किस प्रकार का दिखाई देगा उसके बारे में हम पहले डिस्कशन करते हैं। फिर उसका इतिहास देखेंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसका गणित में क्या महत्व है ये भी बात देखेंगे हम, इसको कैसे हल किया जाता है, इसका सूत्र कैसे बना, किसने किसने ये जो सूत्र बनाने में कौन से गणितज्ञों का योगदान है, ये सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे और इसके एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखना अभी सबसे पहले तो इसके नाम की मीनिंग में ही इसका इस चैप्टर का सारांश छुपा हुआ। द्विपद, द्विपद और प्रमेय तो प्रमेय है ही, मतलब इसके जो सूत्र की उत्पत्ति हुई है, जो सूत्र बना है वही क्या हो जाएगा, इसका प्रमेय हो जाएगा। ठीक है। द्वि यानी कि बाई और पद को नामियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नामियल, बाइनोमियल। देखिए बाई का मतलब होता है दो, या द्वि बोल दो या दो बोल दो ना, और नामियल का मतलब होता है नामियल का मतलब होता है टर्म्स। नामियल मीन्स क्या होता है? टर्म्स, और टर्म्स को ही हिंदी में क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है। भैया दो पद रहेंगे, कहने का मतलब ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, कोई भी क्वेश्चन हो आपको केवल दो ही पद मिलने वाले हैं। और दो पद कैसे मिलेंगे? ऐसे इससे पहले कभी आपने दो द्विपदी या ऐसा कुछ नाम सुना है क्या? कहाँ पर नाम सुना? बहुपद में सुना होगा आपने, बहुपद, बहुपद। और समीकरण में भी सुना होगा, समीकरण कैसा? P ऑफ x इजिक्वल टू 3x प्लस 5। कितने पद है यहाँ पर? प्लस या माइनस से जो अलग होते हैं इसी को पद बोला जाता है, प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। कितने पद है? दो। 5x स्क्वायर माइनस 9x, कितने पद है? दो पद है ना। 8x प्लस 7, कितने पद है? दो पद है। आ गई बात समझ में। समीकरण में भी P ऑफ x, Q ऑफ x हो गया और ये R ऑफ x हो गया, ये हमारे पास में कुछ बहुपद है। समीकरण में भी हम बोलते ना कि मान लिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -3। देखिए बाई ओर अगर देखेंगे तो दो पद है, दाई ओर कितना पद है? एक पद है। यदि हम बोलेंगे कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इज इक्वल टू 0, कितने पद है? दो पद है। मतलब पद हमें इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे केवल दो ही पद रहने वाले हैं। अब दो पद कैसे रहेंगे ये बात देखिए आप। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे हम केवल दो पद मिलेंगे। जैसे मुझे एक बात बताइए कि x प्लस वाई, कितने पद है इसमें? केवल दो ही पद है। x प्लस वाई इसकी पावर 2, x प्लस वाई इसकी पावर 3, x प्लस वाई इसकी पावर 4। क्या हो रहा? इसमें तो केवल दो ही पद है, दो पद। इसको जब एक्सपांड करेंगे, जब इसका विस्तार रूप देखेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर, क्या होता फार्मूला? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर तीन पद हो गए, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इस कोष्टक के अंदर केवल दो ही पद है। यहाँ कोष्टक के अंदर केवल दो ही पद है, यहाँ कोष्टक के अंदर दो ही पद है। इसका विस्तार रूप लिखा हमने तो तीन पद हो गए, वो बात अलग है बाद में। यहाँ पर चार पद हो जाएंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी या x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। चार पद हो गए। यहाँ पर पांच पद हो जाएंगे, इसका विस्तार करेंगे तो पांच पद हो जाएंगे। मतलब विस्तार करने के बाद में पदों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये इतनी छोटी सी चीज़ है, ये तो हम क्लास 6 से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये सारे फार्मूले जानते हैं। केवल इतनी सी बात के लिए वो पूरा चैप्टर बनाने का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि केवल दो ही पद रहेंगे और उसकी घात रहेगी कुछ, और उसके आधार पर पूरा चैप्टर बन गया। ऐसा क्या है इस चैप्टर में? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। देखना, मान लिया जाए, थोड़ा सा आप कल्पना करिए कि x प्लस वाई की पावर 0 है या x प्लस वाई की पावर 1 है।
ध्यान देना इधर, x प्लस वाई की पावर 2 है। अभी तुरंत बता देंगे। x प्लस वाई की पावर 3 अगर बोलूँगा तो तुरंत बता देंगे। x प्लस वाई रेस टू दी पावर 4 बताऊँगा तो तुरंत बता देंगे आप। तुरंत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला इसका याद नहीं होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई रेस टू दी पावर 5 क्या होता है तो रुक जाएंगे आप थोड़ा सा। आप क्या करेंगे, ये दोनों का गुना कर देंगे कि x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब, और गुना करने के बाद में फिर आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताइए x प्लस वाई रेस टू दी पावर 6, इसका आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ रुक जाएंगे, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसका हल ज्ञात करने के लिए। क्या ऐसी कोई टेक्निक हो सकती है कि डायरेक्ट इतना टाइम ना लगे, डायरेक्ट आप फार्मूला इसका बना सके? इसका बना लेंगे, x प्लस वाई रेस टू दी पावर 15 आ गया। अब बोलो, मेरे ख्याल से 1 घंटा लग जाएगा इसका फार्मूला बनाने में। 15 रेस टू दी पावर 15 क्यूब 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 करते रहेंगे और फिर उसका गुना करते रहेंगे और फिर उसका पूरा एक्सपांड करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, ठीक है ना? तो इस समस्या को हल करने के लिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, और द्विपद प्रमेय का विकास भी कैसे हुआ, इतिहास क्या है इसका, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? पहले थोड़ा सा इस पर हम एनालिसिस करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या x प्लस वाई की पावर 0 है तो इसका आंसर कितना आएगा? क्यों? किसी की भी पावर 0 रहती है तो उसका आंसर क्या होता है? किसी की पावर 0 मतलब उसका आंसर क्या होता है? 1 हो जाता है। मालूम है ना, ये बात तो जानते ही है। x की और y की पावर कितनी हो जाएगी? 0 0, मतलब x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, और यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा, x प्लस वाई की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? आप बोल सकते हैं कि x और प्लस वाई जैसे कि वैसे, इसमें कोई अंतर नहीं। भाई पावर 1 है तो क्या है, x प्लस वाई की पावर 1 मतलब x प्लस वाई। चलिए ठीक है, x प्लस वाई। अच्छा, x प्लस वाई का स्क्वायर अगर है तो क्या हो जाएगा? आपको फार्मूला मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। इसका भी फार्मूला मालूम है, एक्स प्लस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। सही है ना? मैं अगर आपसे पूछूंगा कि x प्लस वाई की पावर 4 है तो क्या होगा? अब यहां पर गाड़ी रुक गई। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मैं यहां पर लिख रहा हूं कि x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 4x की पावर x की पावर 3y प्लस 6x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब और प्लस y रेस टू दी पावर 4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हमें तो यही वाला फार्मूला याद करने में बड़ी समस्या जाती है। कई बार तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, फार्मूला भी गलत हो जाता। आपने ये वाला फार्मूला लिखा कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या एक पैटर्न बनते जा रहा है, और पैटर्न कैसे बना, इस पैटर्न पर ध्यान देना। हो क्या रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा, एक एक करके बात करते हैं हम। x की पावर और y होल रेस टू दी पावर कितनी है? 0 है। होल रेस टू दी पावर कितनी है? 0 है। हर पद में जितने भी पद आएंगे वहां पर x और y की दोनों की पावर को अगर मिला दिया जाए तो 0 हो जाता है। नहीं आई बात समझ में? फिर से और एक बार देखना, पूरे की पावर कितनी है? 0 है। एक पैटर्न बनते जा रहा है, उस पैटर्न को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखना, इसकी पावर कितनी है? 0। तो दोनों चरों की पावर को मिला के 0 होगा। हाँ है ना, 0 प्लस 0 0। अच्छा, इसकी पावर कितनी है? 1। तो हर पद में पावर 1 रहेगी, दोनों चर मिला के। मुझे एक बात बताइए कि x की पावर कितनी है? 1। x की पावर कितनी है? 1। अच्छा, यहाँ पर x प्लस वाई की पावर कितनी है? 2। देखिए x की पावर कितनी हो गई? 2। x की पावर 1 और y की भी पावर 1, यानी दोनों मिला के कितना हो गया? 2। y की भी पावर 2, मतलब हर पद की घात कितनी होगी? 2 होगी।
जब यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात क्या है 3 है, तो हर पद की घात 3 होगी। देखिए इसकी भी घात 3 है, x और y मिला के दोनों की घात 3 है, x और y मिला के घात 3 है और y की घात 3 है। ये इसकी एक खासियत होती है। देखना x रेज़ टू दी पावर 4 पावर 4 पावर 4 पावर 4 पावर 4, मतलब अब मेरे ख्याल से अगर मैं अगला पद लिखने के लिए अगर बोलूँगा तो आप तुरंत लिख देंगे कि x की पावर 5। अच्छा अभी भी नहीं लिख पाएंगे, अभी भी नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? देखिए पहला पद है x और पूरे की पावर कितनी है 3, या तो फिर इसको देखिए x है यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद y है। पहले पद पर ध्यान दो और इसकी पावर पर ध्यान दो। x की पावर कितनी है 4, तो x की पावर 4 से स्टार्ट करना है, फिर एक एक घात कम करते जाना है। 4 थी, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई x की घात। अब देखना जो बाद वाला है ना उसकी घात शून्य से शुरुआत की है मैंने। y की घात 0 है यहाँ पर, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4। कहाँ तक जाना है? जितनी पावर है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर मुझे इसका फार्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा? देखना x की पावर 5, देखिए कैसे किया मैंने। पहला पद x है और इसकी पूरे की घात कितनी है 5 है। यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4, यहाँ आ जाएगा x की पावर 3, यहाँ आ जाएगा x की पावर 2, यहाँ आ जाएगा x की पावर 1 और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 0। यहाँ पर क्या आएगा? x की पावर 0 मतलब 1। अब देखना जो दूसरा पद है ना, दूसरे पद में y की पावर 0 से शुरुआत करो हमेशा। y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4 और y की पावर 5। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन इसके गुणांक का क्या हो गया ये भी बात सोचना है हमें। यहां पर हो क्या रहा देखना, ऐसा कुछ दिख रहा है। मैं गुणांक की बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा 1 1 1। देखिए यहां पर 1 है, यहां 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 1 है। देखिए इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, तो इसका भी गुणांक 1 होगा। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1। अरे गुणांक में तो 1 ही है ना, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 1 मतलब ऐसे में गुणांक क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। अब देखिए 1, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो रहा? 2 हो रहा। इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा? 3 हो रहा। इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा? 3 हो रहा। और अगला देखिए, अब यहाँ पर क्या आएगा? 1, इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो 4, इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो 6, इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो 4 और आखिरी में 1 आएगा ही आएगा। आई बात समझ में? फिर से बनाऊं, फिर से बनाऊं, फिर से देखिए, फिर से बना रहा हूं मैं इसको, फिर से बना रहा हूं। शुरुआत करो 1 से, शुरुआत करो 1 से, शुरुआत 1 से कर दी हमने। यहां पर आखिरी में और इसमें 1 आएगा। त्रिभुज बनाना है आपको, त्रिभुज ऐसा, ठीक है। यहां पर 1 आएगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2 आएगा और आखिरी में क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा यहां पर 1 आएगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 आएगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 और फिर आखिरी में 1। प्रारंभ में 1, अंतिम में 1 और बीच में जोड़ जोड़ के आना है। देखना यहां पर 1, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4 और यहां पर 1, ठीक है। अब देखिए अगला पद अगर बनाना है तो 1, ये कितना हो गया? 5, 4 और 6 कितना हो गया? मतलब 1 और 4 5 हो गया, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और ये क्या हो जाएगा? 1। आई बात समझ में? अब देखिए बन रहा है कि नहीं काम। ये पहली लाइन हो गई, देखिए 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं, देखिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है 1 को, और फिर उसके बाद में क्या? 5
यहाँ पर भी कर सकते हैं, 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, और 4 और 1 5, और ये क्या हो जाएगा 1। बन गया फार्मूला। अगला बना के बताऊं मैं। देखिए यही काम करना है आपको, पूरी एक्सरसाइज में यही काम करना है, बस पैटर्न को पहचानना है। पैटर्न को अभी और अच्छे से हम जानेंगे। हम यहाँ पर जस्ट अभी हम एक एक बात को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और इसको डिटेल में जानेंगे हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखना, मुझे x की पावर 6 का फार्मूला बनाना है। बना सकते क्या आप? देखना, x की पावर 6 तो आएगा ही आएगा। यहाँ आएगा x की पावर 5y, x की घात घटाते जाओ और y की घात बढ़ाते जाओ। x की पावर 4y स्क्वायर, x की पावर 5y क्यूब, 5 था थोड़ी आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, एक कम कर दिया और y रेस टू दी पावर 3, और x की पावर 2 और y की पावर 4, और x की पावर 1 और y की पावर 5, और y की पावर 6। आ गई बात समझ में? देखना, x की पावर 6 5 4 3 2 1 और 0, y की पावर 0 1 2 3 4 5 6। कितना आसान है। मेरे ख्याल से फार्मूला ये छोटा मोटा फार्मूला थोड़ी है, छोटा मोटा फार्मूला है क्या? आपको अगर मैं इससे पहले द्विपद प्रमेय से अगर मैं बोलता कि भाई x प्लस वाई की पावर 6 निकाल के बताइए, आप इतने आसानी से निकालते क्या? नहीं निकालते, बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है ना। x प्लस वाई रेस टू दी पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई रेस टू दी पावर 3, मतलब इसी का इसी में गुना करेंगे और फिर कैलकुलेशन जाएगा और फिर जोड़ घट प्लस माइनस करते रहेंगे, तब इसका फार्मूला बनने वाला है। अब यहाँ पर देखना, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 आएगा, 1 और 5 6 हो गया, 5 और 10 15 हो गया, 10 10 20 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, 25 और ये कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 6 और ये कितना हो गया 1 हो गया। देखिए 5 10 10 5 ये हो गया 6 15 15 20 और यहाँ पर 15 15 आ जाएगा। देखिए ये और ये दोनों हो गया, ये 15 और 5 और 1 6 है ना। अब ये आ जाएगा इतना, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आई बात? अभी भी समस्या है, अभी भी समस्या है। मैं अगर आपसे बोलूँगा कि सर आप तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? गड़बड़ ये कर रहा हूँ कि मैंने आपसे बोला कि x प्लस वाई रेस टू दी पावर 6 तो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि x प्लस वाई रेस टू दी पावर 7 क्या होगा? इसका आंसर दो, फटाफट दे दोगे आप। इसको देखकर आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर 6 और 15 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा 21, और फिर ऐसा जोड़ते जोड़ते जाएंगे। यानी कि इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता है कि नहीं? इसका भी मान ज्ञात करने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, इसका मान ज्ञात करने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, और ये गड़बड़ है भाई। गड़बड़ कैसे है? x प्लस वाई रेस टू दी पावर 7 का मान अगर ज्ञात करना है तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल, ये पूरा का पूरा जो त्रिभुज है, ये पूरा का पूरा त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा, तब आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि बिना ऐसा बनाए आप डायरेक्ट इसकी पद लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। मज़ेदार है कि नहीं? मैं आपको बता दूं कि ये वाला मान ज्ञात करने के लिए इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिना ये मान ज्ञात रखे हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे करेंगे अब इसके बारे में आगे समझेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का जो उपयोग है मैथ्स में, कई बार ऐसी टर्म्स बन जाती है, कई बार ऐसे पद बन जाते हैं, तो उसको एक्सपांड करने में बहुत ज़्यादा हमें समय लगता है, उसका विस्तार रूप लिखने में बहुत समय लगता है। तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके बड़े आसानी से कर सकते हैं। कई मैथ्स में या कई कैलकुलेशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लिया जाए कि आपको पूछ लिया जाए कि 9999 की घात 5, इसका मान कितना होगा?
तो जनरल अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे 9,999 मतलब 10,000 के आसपास, 100 के आसपास, 1,000 के आसपास, 10,000 के आसपास, 1,00,000 के आसपास, ऐसी कोई संख्या है। यहाँ पर 8 भी है तो इसका मान एक ही स्टेप में, एक या 2 स्टेप में इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? द्विपद प्रमेय से। इसकी घातें अगर आपने बढ़ा भी दी तो बहुत ज़्यादा इसके मान में, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा अगर आपको द्विपद प्रमेय आती है तो। बात क्लियर है? तो मेरे ख्याल से इसके अनुप्रयोग बहुत सारे हैं, इसी से बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी बनती है। इसी चैप्टर से बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक, कई बार आपने देखा होगा कि 9,998 की घात 8 इसका मान कितना होगा, तो आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है, लेकिन ट्रिक से इसको बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना? इसी के द्वारा ट्रिक बनाई जाती है। चलिए ठीक है, अपन बाद में डिस्कशन करेंगे उस पर। क्वेश्चन ये उठता है कि जो द्विपद प्रमेय है इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। तो देखिए इसका जो इतिहास है बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। इसका जो इतिहास है बड़ा मज़ेदार इतिहास है। कैसा मज़ेदार इतिहास है? सबसे पहली अगर बात करेंगे तो इंडियन मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था पिंगला, और एक कब की बात है? 200 ईसा पूर्व। 200 ईसा पूर्व, जानते हैं ना आप ईसा पूर्व किसको बोला जाता है, ईसा बाद किसको बोला जाता है? ये बहुत ज़्यादा परेशान करते, कई बच्चे इसमें परेशान रहते, उस पर भी अभी हम डिस्कशन कर लेंगे। मतलब अगर मान लिया जाए कि आज 2022 चल रहा है, एक एग्जाम्पल 2022 अगर चल रहा है और 200 ये क्या ईसा और 200 ईसा पूर्व बोला है, ईसा पूर्व, तो कितने वर्ष हो चुके होंगे? तो 2022 में 200 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2222। इतने वर्ष हो चुके हैं इस बात को। ठीक है ना? 2222 वर्ष पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि जोड़ा क्यों है ना, कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन उस पर अभी हम डिस्कशन भी कर लेंगे ये वास्तव में होता क्या है, ईसा पूर्व और ईसा बाद। ठीक है, चलिए। तो पिंगला ने क्या किया था, 1 से x प्लस वाई की पावर 1, x प्लस वाई रेस टू दी पावर 2 और इसी प्रकार से x प्लस वाई रेस टू दी पावर कहाँ तक, 7 तक, इनके मान ज्ञात किए थे। और कैसे किए थे? जैसे आप लोग करते हैं अभी। कैसे करते? आपको अगर x प्लस वाई रेस टू दी पावर 5 निकालना है तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई रेस टू दी पावर 3 और x प्लस वाई रेस टू दी पावर 2, इसका मान ज्ञात कर लेंगे, इसका मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों का गुना करेंगे और इसका मान ज्ञात हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आगे ऐसा ही पिंगला ने काम किया था 200 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ तक के लिए? ये 7 तक के लिए n का मान। फिर इसके बाद में चाइनीज मैथमेटिशियन थे चू चाई काई, नाम भी बड़े अजीब से होते हैं इनके, चू चाई काई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही काम किया, लेकिन जब इन्होंने काम किया तो उनकी नज़र पड़ी काय पर, इस पर नज़र पड़ी। हो क्या रहा यहाँ पर, हो क्या रहा? तो एक ट्रायंगल बन रहा, एक त्रिभुज बन रहा, और इस त्रिभुज का एनालिसिस किया, जो अभी हमने एनालिसिस किया कि हो क्या रहा। यहाँ पर एक शुरू में एक, आखिरी में एक, और बीच में इनको जोड़ते हुए जाएंगे तो इस प्रकार से कुछ हो रहा, त्रिभुज बना। इसकी कल्पना इन्होंने की थी। किसने? चू चाई काई ने। तो ये भी इन्होंने जो कल्पना की थी वो 7 तक ही टेबल बनाया और इस प्रकार से काम किया। जर्मन मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियन माइकल स्टीफल, इन्होंने क्या किया, इस 7 के जगह और कुछ आगे काम किया, तो 0 से लेकर 10 तक काम किया इन्होंने भी 0 से लेकर 7 तक काम किया, इन्होंने 1 से लेकर 7 तक काम किया, तो और कुछ आगे बढ़ाया इसको, टेबल को 7 तक किया। जितना हमने अभी कहाँ तक किया था, अभी मेरे ख्याल से 6 तक किया ना, तो पिंगला ने 7 तक किया था, माइकल ने 7 के आगे भी और 8 के लिए घात 8, 9 और 10 के लिए काम कर लिया। और जो फाइनल फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल, इन्होंने जो काम किया वो बड़ा अल्टीमेट काम था। और उन्होंने क्या जो काम किया उसके आधार पर
अब द्विपद प्रमेय से आप केवल एक स्टेप में, आपको ट्रायंगल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक स्टेप में इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। चाहे x प्लस वाई रेस टू दी पावर 15 क्यों ना हो, 15 क्यों ना हो, 17 क्यों ना हो, 25 क्यों ना हो, 1000 क्यों ना हो, किसी के भी मान आप एक स्टेप में ही मान ज्ञात कर सकते हैं। और वो क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा, यहाँ पर हो क्या रहा, थोड़ा सा इस बात को आप समझिए, इस बात को समझिए आप। यहाँ पर इन्होंने ये देखा, चलिए इसको हटा ही देता हूँ मैं, ठीक है, फिर से इस बात को हम समझेंगे। यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई जब हमें x की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसी जब घातें बढ़ते जाएगी तो हो क्या रहा है यहाँ पर, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, एक क्या बन रहा, त्रिभुज बन रहा। कैसे त्रिभुज बन रहा भाई, यहाँ पर एक आ रहा, फिर एक, थोड़ा सा दूर बनाता हूँ मैं, एक और फिर एक आ गया, फिर उसके बाद में फिर ज़्यादा दूर हो गया, ये यहाँ पर एक और ये एक हो गया। अच्छा इसके बाद क्या हो रहा, फिर एक और एक आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर एक और एक आ गया। जैसी जैसी घातें बढ़ते जा रही है ऐसे ऐसे यहाँ पर चलते जा रहा, फिर एक आ गया, फिर एक आ गया इधर। मतलब ऐसे में चलेंगे और ऐसे में चलेंगे तो आपका एक 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 आते जाएगा, 1 1 1 इस प्रकार से आते जाएगा, और इधर भी 1 1 और ये 1। कितनी स्टेप हो गई, ये शून्य के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए बनाया हमने, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया 1 1, यहाँ पर क्या होगा, एक और एक को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए फिर से और एक बार, यहाँ एक है, प्रारंभ में अंत में एक है, यहाँ पर एक आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों का योग लगाएंगे तो यहाँ पर ये बन गया। यहाँ पर 1 आया, एक और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है ऐसा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसा इस प्रकार से। फिर देखा गया कि भैया अगले इसमें क्या आएगा, तो 4 आ जाएगा। कैसे भाई, इनको दोनों को जोड़ दिया जाए, इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा, और इसको दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 4 आ जाएगा। तो ये वाली भी लाइन क्या हो गई, यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर से 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया, और 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। देखना इसको भी उन्होंने क्या किया, इसी प्रकार से ऐसा जोड़ते गए और एक त्रिभुज बनते गए ना। 1 और 5 कितना हो गया, 6, ये बन गया त्रिभुज। 5 और 10 कितना हो गया, 15, एक त्रिभुज बन गया। 10 और 10 कितना हो गया, 20, ये बन गया यहाँ पर। 5 और 10 कितना हो गया, 15, ये यहाँ पर 15 आ गया, और 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये यहाँ पर भी एक त्रिभुज ऐसा बन गया। आ गई बात समझ में, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज ऐसे ऐसे में बनते जा रहा है, ऐसे ऐसे में यहाँ पर त्रिभुज बनते जा रहे हैं। आप ऐसे में भी देखोगे तो ऐसे में भी एक मैच हो रहा है। बात समझ में आ गई। अब अभी भी यहाँ पर एक काम नहीं हुआ कि अगली स्टेप बनाना है, तो फिर क्या होगा, अभी भी यहाँ पर काम नहीं हुआ। अच्छा उन्होंने ये देखा कि भाई जब इसकी पावर 0 है तो जो गुणांक आएंगे x की घात 0 और y की घात 0। यहाँ पर क्या आएगा, x की घात 1 और y की घात 1। मतलब ये वाला बन गया x प्लस वाई की पावर 0 के लिए, ये वाली लाइन। ये बन गया x प्लस वाई रेस टू दी पावर 1 के लिए, ये वाली लाइन। ये वाली बन गई x प्लस वाई रेस टू दी पावर 2 के लिए। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं, है ना, ठीक है। ये वाला बन गया x प्लस वाई होल रेस टू दी पावर 3 के लिए, और ये बन गया x प्लस वाई रेस टू दी पावर 4 के लिए, और ये बन गया x प्लस वाई रेस टू दी पावर 5 के लिए, और ये बन गया x प्लस वाई रेस टू दी पावर 6 के लिए। आ गई बात समझ में। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये है ना, ये ऐसे में 1 1 1 आएगा। चलिए ठीक है। अब देखना
पूरे की घात कितनी है 1, तो x की घात 1 और y की घात 1, हर पद की घात बराबर। यहां पर घात कितनी है 2, तो x की घात 2 और y की घात 0, x की घात 1 और y की घात 1, और x की घात कुछ 0 और y की घात 2। मतलब जितनी घात है उतने पहले पद की घात लिखना है, फिर इसकी घात को घटाते चलना है, x की घात को, और y की घात यहाँ पर 0 थी तो y की घात को बढ़ाते जाना है, ऐसा। देखना x की पावर कितनी हो जाएगी बता सकते हैं आप, x की पावर 3, x स्क्वायर y, x y स्क्वायर और x y क्यूब, क्या हो जाएगा y क्यूब। आ गई बात समझ में। यहां पर x की पावर 4, x की पावर 4 y गड़बड़, x की पावर 3 y, x की घात को घटाते जाओ, y की घात को बढ़ाते जाओ, x की घात 2 y की पावर 2 और x की पावर 1 y की पावर 3 और y की पावर 4। सेम x रेज़ टू दी पावर 5, x रेज़ टू दी पावर 4y, x की पावर 3y स्क्वायर, x की पावर 2 y क्यूब और x की पावर 1 y रेज़ टू दी पावर 4 और y रेज़ टू दी पावर 5 बन रहा है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा x की पावर 6, x की पावर 5y, x की पावर 4y स्क्वायर, x की पावर 3 y क्यूब, x की पावर 2 y स्क्वायर y रेज़ टू दी पावर 4 और x की पावर 1 y रेज़ टू दी पावर 5 और y रेज़ टू दी पावर 6। मतलब यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि पूरे की पावर 6 है तो हर पद की घात कितनी होगी 6 होगी। अच्छा दूसरी बात देखिए, पूरे की घात कितनी है 0, पूरे की घात कितनी है 0, तो एक पद, पूरे की घात 1 है तो इससे ज़्यादा एक पद, 1 है तो 2 पद, देखिए 1 2, 2 है तो 3 पद, 1 2 3, 4 3 है तो 4 पद, 4 है तो 1 2 3 4 5 पद। मतलब जितनी घात रहेगी उससे एक पद ज़्यादा रहेगा, ये भी बात यहाँ पर क्लियर होती है। अच्छा समस्या हमारे पास में इतना देखने के बाद समस्या यहाँ घातों में नहीं है, घात तो लिख लेंगे। अगर मुझे ये बोला जाए, ध्यान देना इधर, मुझे अगर मान लिया जाए ये बोला जाए कि अच्छा एक बात बताइए कि x रेज़ टू दी पावर x प्लस वाई और होल रेज़ टू दी पावर 15 अगर करना है तो क्या आएगा, तो मैं ये तो स्पष्ट लिख सकता हूँ कि x की घात 15 लिखूंगा, अगले पद में x की घात 14 कर दूंगा और y लिख दूंगा, x की घात 13 कर दूंगा y का वर्ग, फिर x की घात 12 कर दूंगा, y की घात 3 कर दूंगा, और इसी प्रकार से चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और डेज 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 कंटिन्यू आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि y की घात 15 लिख दूंगा। मतलब x की घात एक एक कम करते जाऊंगा। शुरुआत कहाँ से करूंगा, x की पूरे की घात 15 है तो 15 से शुरुआत करूंगा, एक एक घात कम करते चला जाऊंगा, x की घात, आखिरी में x की घात 0 हो जाएगी। यहाँ y की घात 0 है तो y की घात 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगी y की घात 15 तक चली जाएगी। मतलब मैंने क्या किया, ये तो लिख दिया, अब मुझे ये नहीं मालूम कि यहाँ पर गुणांक क्या आएंगे। समझ में आई बात, यहाँ पर गुणांक क्या आएंगे ये बात मुझे यहाँ पर नहीं मालूम। कहने का मतलब ये 1 1 1 1 आ रहा, ये 2 3 4 5 6 आ रहा, ये यहाँ पर 1 3 और ये आ रहा, ये कैसे आएंगे। तो ब्लेस पास्कल ने यहाँ पर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। कैसा कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बोला कि ये जो है 0C0 लिखना पड़ेगा इसको, इसकी घात कितनी है 1 है तो 1C0 और ये क्या हो जाएगा 1C1 हो जाएगा। अब वो C क्या है भाई, कॉम्बिनेशन है, और वो क्या होता है उसके बारे में अभी हम समझेंगे 11th क्लास में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, दो टॉपिक आपको मिलेंगे, एक चैप्टर है ये पूरा क्रमचय और संचय पर, उसमें ये बातें हमें पढ़ना पड़ेगा।
अब आप बोलेंगे कि सर अभी तक पढ़ा नहीं तो फिर ये वाला चैप्टर क्यों स्टार्ट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटे इस चैप्टर के लिए जितनी बातें हमें समझना है वो बातें हम समझ लेंगे, अपना काम हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2 है ना, तो उन्होंने बोला कि 2C0, 2C1 और 2C2, 2C2। यहाँ पर आएगा 3C, 3 है ना पूरे की घात, तो 3C1, 3C2 और 3 है ना, 3C0 है ये, हाँ, ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और 3C3। भाई गुणांक की तो समस्या थी, वो गुणांक का भी सॉल्यूशन हो गया। देखना पूरे की घात कितनी है 4, तो 4C0 से शुरुआत करना है, नीचे क्या आएगा 0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4, ये पास्कल ने बताया। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C3, 5C4, 5C5, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6। सिर्फ हमें केवल इतनी बात याद रखना कि ये C क्या है, बस। अब आपके पास में घात भी क्लियर है, पद भी क्लियर है, कितने पद आने वाले हैं, और इसके जो गुणांक है वो गुणांक क्या आएंगे ये भी बात क्लियर है। लेकिन ये क्या बला है C वाली, बस इतनी सी बात को आपको समझना है। तो मेरे ख्याल से अब इसके बाद आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, अगर बाइनोमियल है यानी कि द्विपद है और उसकी चाहे घात कितनी भी हो, आप कोई भी सूत्र को बना सकते हैं। बात क्लियर है। अब देखना मज़ेदार बात, हम बनाने की कोशिश करते हैं और बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया ना, ये ईसा पूर्व और ईसा होता है, इस बात को समझिए। बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सर कई बार तो इतिहास में हम पढ़ते हैं, तो कई बार लिखा रहता कि 300 BC, कई बार लिखा रहता कि 300 BCE भी आ जाता है, कई बार लिखा होता है कि 1500 AD, कई बार लिखा होता है 1500 CE लिखा होता है। अरे चार चीज़ें, क्या कन्फ्यूजन है भाई, पता ही नहीं। AD क्या होता है, CE क्या होता है, BC क्या होता है, BCE क्या होता है। अगर बोल दिया कि 300 BCE, तो क्या कल्पना करेंगे आज से कितने वर्ष पहले की बात होगी। गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। देखिए बिल्कुल सिंपल काम है, इसको एक बार समझ लीजिए, जीवन भर की समस्या खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये भले मैथ्स से टॉपिक बाहर जा रहे हैं हम, लेकिन समझना जरूरी है। समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो समझ लो। चलो, आपने नाम सुना होगा जेसस क्रिस्ट। जेसस क्रिस्ट का नाम सुना होगा, है ना, भगवान माना जाता है इनको, ठीक है। इनका जब जन्म हुआ था भाई, कैलेंडर जो आप देखते हैं ना, दुनिया भर के कैलेंडर होते हैं, और आप बोलते हैं कि अभी 2020 चल रहा, 21 चल रहा, 22 चल रहा, 23 चल रहा, 2024 चल रहा। भाई इस कैलेंडर की हर वर्ष एक वर्ष बढ़ते जा रहा है कि नहीं। अगले साल मान लिया जाए कि अभी 2022 चल रहा, अगले साल 2023, उसके अगले साल 2024, एक वर्ष के बाद में कैलेंडर बढ़ जाता है, एक वर्ष आगे बढ़ जाता है, एक प्लस करते जा रहे हैं हम उसमें। इस कैलेंडर की कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी कि नहीं हुई होगी हुई होगी ना। तो उस कैलेंडर वर्ष का 0 वर्ष, देखिए अभी मान लिया जाए कि 2022 चल रहा है, या 2023 मान लो, या 2024 मान लो, जैसा भी है। इससे पहले 2021 रहा होगा कि हमने देखा ही है। ऐसा कम करते करते कहीं ना कहीं तो ऐसा आया होगा कि शून्य रहा होगा। तो जब जेसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, वहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। आई बात समझ में। इसके बाद जो भी घटना हुई,
उस घटना को बोला जाता है ईसा। क्या बोला जाता है? ईसा बोला जाता है। और इस घटना के, भाई मुझे एक बात बताइए ना, जीसस क्रिस्ट क्या दुनिया के पहले व्यक्ति थोड़ी दे रहे होगे? नहीं रहे होगे ना, उससे पहले भी किसी का जन्म हुआ होगा। कई सारी घटनाएं होती है ईसा पूर्व, है ना। अगर हम बात करें ये यहीं पर पिंगला की बात करें तो पिंगला ने 200 ईसा पूर्व, मतलब इनका जब जन्म हुआ था उससे भी पहले इसके बारे में खोज लिया था कि x + y की पावर अगर 7 है तो उसका मान कितना होगा। तो इससे पहले भी तो कई सारी खोजें हुई ना, तो उसको बोला जाता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ठीक है। अब ये चारों चीजें क्या होती है ये समझ लीजिए आप। ये BC और BCE दोनों एक ही बात है। एक्चुअल BCE लिखने के तरीके अलग अलग है। BC का मतलब होता है बिफोर यानी पहले, क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट यानी कि क्रिस्ट के जन्म के पहले की बात हो रही है। और इसको बोला जाता है बिफोर कॉमन ईरा। कॉमन ईरा मतलब सदी, है ना, सदी, ईसवी। तो इसको बोला जाता है भैया जन्म जब हुआ था उससे पहले, चाहे बिफोर क्रिस्ट बोल दो, बात तो मीनिंग तो वही हो गई कि क्रिस्ट के जन्म के पहले की बात, और बिफोर कॉमन ईरा। अब जो कैलेंडर बनता है वो कैसा होता है? यहाँ पर 1 रहा होगा, यहाँ पर 2 रहा होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा 2023 2024 2025 चलते जाएगा आगे। अब ये इसको तो 0 मान लिया, अब इधर को क्या माने? तो फिर यहाँ पर उल्टी गिनती चालू हो जाती है। कैसी? 1 2 माइनस नहीं, 2 3 4 ऐसा डेज मान लिया या 200। आ गई बात समझ में? तो यदि मान लिया जाए कि आज हम 2022 या 2023 में है, 2022 में है आज, तो मुझे एक बात बताइए कि जो पिंगला ने 200 ईसा पूर्व यानी कि पहले की बात हो रही होगी, तो यहाँ पर उसकी खोज कर ली थी इनने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 200 वर्ष हुए कि नहीं, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2022 हो गए। तो 2022 और 200 कितने हो गए? 2222 वर्ष पुरानी बात हो गई। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखते हैं हम AD और CE क्या होता है? AD का फुल फॉर्म तो होता है एनो, लैटिन वर्ड है ये, एनो और डोमिनी, ये लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब होता है कि ईसा बाद, यानी कहने का मतलब है इसका अन्नो डोमिनी लैटिन में इसका मतलब होता है कि बाद की बात हो रही है, यानी कि ईसा बाद की बात हो रही है, ठीक है ना। और इसकी मीनिंग होती है कॉमन एरा मतलब सदी। कॉमन यानी कि कॉमन है भाई, इधर कॉमन जो हमारा जो कैलेंडर चल रहा है वो कॉमन है, और कॉमन की बात हो रही है यानी कि इधर की बात हो रही है। और कॉमन के पहले की बात, जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले की बात, तो बिफोर कॉमन ईरा, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए ना 1303 ईसा, अब मेरे ख्याल से अब फटाफट समझ में आ रही होगी बात। 1303 ईसा मतलब सुनने के बाद में 1303, यानी कि 2022 में से 1303 को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने वर्ष हो चुके हैं। 1544 मतलब और उसके बाद की बात हो रही है। तो याद रहे कि ईसा का मतलब होता है बाद, ईसा पूर्व का मतलब होता है पहले की बात। तो अब कोई भी इतिहास की बात करे, चाहे कोई गणितज्ञ की मैं अगर भविष्य में बात करूं कि ये ईसा पूर्व की बात हो रही, ईसा बाद की बात हो रही, या कहीं आप AD लिखा देखें 13, ये यहाँ पर AD लिख सकते हैं आप, हाँ। इसको आप BC लिख सकते हैं, BC, या BCE भी लिख सकते हैं इस बात को, ईसा पूर्व को। और इसको आप लिख सकते हैं CE भी लिख सकते हैं, या AD भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसको भी AD लिख सकते हैं या CE लिख सकते हैं ना, CE लिख सकते हैं, सेंचुरी मतलब कॉमन ईरा, ऐसा। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक दूसरा है, दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करना है हमें। ओवरऑल आप बल्कि इसको नोट करके रख लिया करो आप, ठीक है ना, सारी चीज़ें ये काम आती है। और समस्या है
कई बार ऐसा ईसा ईसा पूर्व BC लिखा जाता है, कई बार इंग्लिश में बड़े पॉपुलर है, C लिख दिया जाता है, AD लिख दिया जाता है, BCE लिख दिया जाता है। तो हमें ओवरऑल मालूम होना चाहिए कि कब की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या किया था, हमने क्या, पास्कल ने क्या किया था, 0C0 ऐसा बना दिया था उन्होंने, 0C0, और फिर बना दिया था 1C0 1C1, 2C0 2C1 और 2C2, 3C0 3C1 3C2 और 3C4। ये मैं गुणांक की बात कर रहा हूँ, जो चर है ना x की घात और y की घात जो आते थे उनके गुणांक की बात कर रहे हैं हम केवल यहाँ पर। 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4। ओवरऑल हम यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर जो गुणांक आ रहे थे ना, कौन से गुणांक, 1 1 1 2 1 1 3 3 1, ये आए कहाँ से? तो इसको ज्ञात करने के लिए पास्कल ने ये वाला एक स्ट्रक्चर बनाया था, और स्ट्रक्चर किस प्रकार से काम करता है इस बात को समझ लीजिए आप। 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5 किस प्रकार से काम करता है ये बात देख लीजिए। ट्रायंगल तो बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, जैसा हमने पहले बनाया था। एक्चुअली ये वाला जो होता है ना, x प्लस वाई की घात शून्य रहेगा तब रहेगा ये गुणांक। ये वाला जो रहेगा x प्लस वाई की घात 1, ये रहेगा x प्लस वाई की घात 2, और यहाँ पर ये वाला रहेगा x प्लस वाई की घात 3, और ऐसे ही x प्लस वाई की पावर 4, इसके लिए गुणांक है ये, और x प्लस वाई रेस टू दी पावर 5। ठीक है ना, इसके लिए बात चल रही है। देखना, यहाँ पर 0 है ना तो ऊपर 0, यहाँ पर 1 है ना तो ऊपर 1 1 से शुरुआत करना है। नीचे देखना 0 1, पहले एक काम करो, नीचे की बात करो। देखिए 0 से शुरुआत करना, 1 0 1 2 0 1 2 3, अरे 3 कहाँ गया, 0 ये गड़बड़ कर दिया ना, 3 है ना, 3C3। ठीक है, अब देखिए 4C0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 लगातार चल रहा। अब देखना यहाँ पर घात 5 है ना, तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4, और ये दोनों जगह एक जैसा आएगा तो खत्म कर देना है। यहाँ पर घात 4 है ना, तो 4 शून्य से शुरुआत करना, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4। यहाँ पर 3 है तो 4 3 0 3 1 3 2 3 3, और मेरे ख्याल से अब बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये C क्या बला है, इस C को आपको समझना है, कॉम्बिनेशन समझना है इस बात को। इसको आप पहले नोट कर लीजिए कि किसमें किस प्रकार से चलता है। C को समझिए आप, C को समझिए। मान लिया जाए कि आपके पास में NCR है, तो इसको क्या लिखा जाता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल क्या होता है ये भी समस्या है। फैक्टोरियल क्या होता है, मान लिया जाए कि आपके पास में ऐसा लिखा हुआ फैक्टोरियल 5, इसका मतलब होता है 5 है ना, तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। बिल्कुल सिंपल शब्दों से समझिए आप, पहले फैक्टोरियल की मीनिंग समझिए। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा, n में से 1 कम कर दो, गुणित n में से 2 कम कर दो, n में से 3 कम कर दो, और डेज 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 डेज, और आखिरी में कहाँ पर ब्रेक लगाना, 1 पर। इससे पहले क्या आएगा 2, इससे पहले क्या आएगा 3। आई बात समझ में? जो भी फैक्टोरियल के अंदर लिखा है उसमें से एक एक कम करते जाओ, कम करते करते 1 तक पहुंचना आपको, और सबका गुना कर देना। जैसे मान लिया जाए फैक्टोरियल 5 है, 5 तो लिख दिया ना मैंने,
मान लिया जाए कि फैक्टोरियल 7 है, तो क्या लिखोगे आप बताइए, समझ गए होंगे सभी लोग। जो लिखा है फैक्टोरियल में वहां से शुरुआत करना है, 7 6 5 4 3 2 1, एक पर खत्म करना है कहानी, उसके आगे माइनस नहीं करना, एक एक ही माइनस करना है हमेशा। बात क्लियर हो गई। अब देखिए NCR का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको घटा दो और इसको लिख दो। मान लिया जाए कि 5C3 लिखा है, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। देखिए इसको क्या लिखा जा सकता, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। कोई समस्या? इसका ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, और फैक्टोरियल का फार्मूला ये होता है, फैक्टोरियल का फार्मूला ये होता है। ये उदाहरण है इसके, अगर इसका निकालना है फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, ये फार्मूला है, ये उदाहरण है। देखना 5 में से 3 को घटाया तो कितना बच गया, 2, यानी कि फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 को कितना, अरे भाई ये ऐसा ना 5 ऋण 3, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित 1 गुणित, यहाँ क्या फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये खत्म, और 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो कितना हो गया ये 10। आ गई बात समझ में? ठीक, और एक करते हम 10C2 बराबर से क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। अब देखना इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना बाइनोमियल नहीं बनेगा, बस ये बात याद रखना, ठीक है। फैक्टोरियल 10 को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 8, 10 में से 2 को घटाया तो 8, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 गुणित फैक्टोरियल 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। अब 8 से ये पूरा खत्म हो गया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। क्या बचा, 2 से 5 बार कैंसिल हो गया और 9 बचा 45। हमने यहाँ पर एक बात देख रहे हैं, बड़ी एक स्पेशल बात दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या कैंसिल होती है इसमें। अरे ये और ये कैंसिल हो गई, इतनी सारी मेहनत हमारी बेकार चली गई, बेकार नहीं गई मतलब कैलकुलेशन तो किया ही हमने, इतनी मेहनत एक्स्ट्रा हो गई हमारी। तो इस मेहनत से बचने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है ये देखिए, अगर मान लिया जाए, देखिए उदाहरण 1 है, उदाहरण 1 और ये उदाहरण 2। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, हाँ यदि मान लिया जाए आपको क्या निकालना, 5C3, जो नीचे लिखा है ना, क्या लिखा है नीचे, 3 है ना, तो 3 का फैक्टोरियल लिख दो, 3 गुणित 2 गुणित 1। आ गई बात समझ में? ऊपर क्या लिखा है 5, 5 को भी एक एक कम करते हुए चलो, 5 को भी एक एक कम करते हुए चलो। कब तक, जितने पद नीचे लिखे उतने ही पद कम करते हुए चलो। आई बात समझ में? 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो कितना आ गया 10। इतना ही आया था क्या 10? इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। देखना आप फिर से 10C2 क्या करो, नीचे क्या लिखा, 2 लिखा है ना, तो 2 गुणित 1, नीचे का फैक्टोरियल लिखो, बस ये बात याद रखना, नीचे वाला क्या करो पूरा फैक्टोरियल लिखो, और ऊपर वाला जो रहेगा ना, जितने 10 लिखा है ऊपर, तो 10 गुणित 9, एक एक कम करते जाओ, लेकिन जितने पद नीचे उतने ही पद ऊपर भी लिखो। देखिए 2 से ये 5 बार कैंसिल और 9 5 45। आ गई बात समझ में? 9 5 45, देखिए 45। अरे कितना आसान, एक स्टेप में आ गया, यहाँ पर इतना कैलकुलेशन बढ़ गया। और एक कर रहा हूँ मैं, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण देखना। यदि मान लिया जाए आपको निकालना है 15C13,
शार्ट ट्रिक लगाएंगे। कैसी? नीचे जो भी लिखा है, नीचे जो भी लिखा है उसका फैक्टोरियल लिख दो। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितने पद है नीचे? 13 पद है। तो 15 से 13 पद पूरे नीचे की ओर लिखना है हमें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, बस हो गया ना? हो गया? 13 पद हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है ना? 13 पद हो गए। सिंपल सी बात है कि भैया 13 से ये सारा का सारा कैंसिल होगा। कहाँ से? 13 से। ये 2 नहीं होगा कैंसिल। कौन सा नहीं होगा? यहाँ से लेके ये 3 तक कैंसिल होगा। और इधर कहाँ से कैंसिल हो रहा? 13 से लेके ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ। क्या बचा आपके पास में? 15 गुणित 14 बटे 2 गुणित 1। अरे भाई इतनी सी बात थी, उसके लिए हमें इतना लिखना पड़ा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ा ना, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, टाइम बर्बाद हुआ हमारा। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मान लिया जाए NCR है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्ट फार्मूला आप NCN-R लिख सकते हैं इसको। आई बात समझ में? नहीं आई? मुझे एक बात बताइए कि ये NCR का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल N-R और फैक्टोरियल R। ऐसा होता ना इसका मतलब? ये तो लिखा है, ये होता ना। इसी के हिसाब से अगर मैं इसका मतलब निकालना चाहूँ, देखना इसका मतलब क्या हो जाना है? फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय, देखना ऊपर जो भी है उसका फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखना है? इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, घटाया ना? और जो नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल। इसका मतलब इसका क्या होगा? फैक्टोरियल N, और ये हो जाएगा, देखना इसमें से इसको घटाना है, N माइनस R और फैक्टोरियल। जो भी नीचे लिखा है, जो भी नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? N-R। देखना इसको मैं हल कर रहा हूँ, क्या हो गया? फैक्टोरियल N में से N को घटाया तो क्या हो गया? 0, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N-R। यही तो आया, आया कि नहीं आया? यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है? अब देखिए इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? ऊपर भी और नीचे भी बड़ी बड़ी संख्या है। अरे भाई यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पर 13 लिखा है। देखिए 15C13, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 15 लिख दो, C 15 ऋण 13। ये वाला सूत्र लगाया मैंने। क्या हो जाएगा? बराबर से 15C2, 13 में से 2 घटाया तो इतना हो गया। अरे भाई सिंपल सी बात है, मतलब 15C13 को आप लिख सकते 15C2 लिख सकते। तो इसको क्या लिखा जा सकता? तो नीचे जो भी लिखा है उसका फैक्टोरियल कर दो, 2 गुणित 1, और जितने पद ऊपर है उतने ही पद नीचे कर दो। तो 2 से ये 14 हो गया ना, ये क्या हो गया? 14। 2 से ये क्या? 7 बार कैंसिल, और 7 5 35, और 7 और 3 10। देखिए उतना ही कैलकुलेशन आया। समझ में आई बात? ये सबकी जरूरत पड़ेगी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो 2 फार्मूले हो गए। तीसरा, जिसकी जरूरत है उतना ही बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने को इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? एप्लीकेशन है, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। हमारे दैनिक जीवन में इतनी खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, मतलब कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, कई सारे परम्यूटेशन होते हैं, कई सारी समस्याएं होती है कि जो चुटकी में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सॉल्व कर देता है। समझिए बहुत बड़ा चैप्टर है ये, जो C लिख रहा हूँ ना मैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है? वो पढ़ेंगे अपन, डिटेल में पढ़ेंगे उसको। अब ध्यान देना इधर, NC0 हो चाहे NCN हो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। दोनों का आंसर कितना होता है? ये होता है। केवल आपको ये 3 फार्मूले याद रखना है, ठीक? और क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ।
एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लिया जाए कि x प्लस वाई की पावर 3 है। अब ये बता दो मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको तो डायरेक्ट फार्मूला मालूम है ना, फार्मूला नहीं लगाना है आपको, फार्मूला नहीं लगाना है तो क्या लगाना है, ये वाली ट्रिक लगाना है। कौन सी? पास्कल वाली, पास्कल ट्रायंगल वाली। देखना सिंपल सी बात है भैया कि पावर कितनी है? 3 है, तो हर पद में पावर 3 होगी। अच्छा पावर 3 है तो कितने पद हो गए? तो 4 पद हो गए। जितनी भी पावर होती है उसकी अपेक्षा एक पद ज़्यादा होता है, वो बातें मैं अभी नोट कराऊंगा, ठीक है। अब देखना x की पावर 3, x की पावर 2 y और x की पावर y और x की पावर 1 y स्क्वायर और y की पावर 3। आ गई बात समझ में? 4 पद आएंगे। पहला जो भी पद है उसकी पावर इतनी, फिर इसकी एक एक घात कम करते जाओ, y की घात 0 यहाँ पर, फिर 1 2 और 3। सिंपल है ना काम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 3 लिखा है ना, तो 3c1 3c2 3c3 और 3c0 और 3c1, ये गड़बड़ कर दी मैंने, 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। क्लियर है बात? आपको मालूम है कि भाई यहाँ पर NC0 होता तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है, यानी कि x क्यूब प्लस, सब में प्लस प्लस आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस प्लस आएगा। 3c1 नीचे क्या है? 1 है ना, तो 1 और ऊपर 3, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा और 3, तो ये क्या हो गया 3 x स्क्वायर y। 3c2 2 गुणित 1, 2 नीचे है इसलिए, और 3 है तो 3 गुणित 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा हमारे पास में? 3 बच गया, तो 3xy स्क्वायर प्लस, और ये यहाँ पर दोनों जगह एक जैसा आता तो क्या होता है? 1 हो जाता है, y की पावर 3। बन गया ना फार्मूला। देखिए NCN मतलब ऊपर और नीचे एक जैसा रहेगा तो 1 और नीचे 0 रहेगा तो 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मुझे अगर मान लिया जाए कि x प्लस वाई रेस टू दी पावर, चलिए थोड़ा सा लंबा रहेगा, x प्लस वाई होल रेस टू दी पावर, सपोज करें कि n नहीं लिख रहा हूँ मैं, 6 लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ। इसका फार्मूला क्या बनेगा? सिंपल सी बात, ये 7 है ना, तो 7c0 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5 7c6 7c6 7c7, बस हो गया। आ गई बात समझ में? अब देखना आसान है काम कि टफ है? आसान है ना। अब देखिए x की घात कितनी? 7, जितनी भी रहेगी वो, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1 और x की पावर आखिरी में 0। अब y है ना, तो y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y रेस टू दी पावर 3, y रेस टू दी पावर 4, y रेस टू दी पावर 5, y रेस टू दी पावर 6, y रेस टू दी पावर 7। मतलब आधा बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो गया आपका, द्विपद प्रमेय खत्म हो गया। भाई यही तो है, एक्सपांड करना है उसको। कैसे एक्सपांड करना है? अब देखिए सब में क्या आएगा? बीच में प्लस है इसलिए प्लस आएगा, प्लस 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 प्लस, बन गया। और एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ मैं, इसका मान देखिए, इसका मान और इसका मान एक जैसा रहेगा। कितना रहेगा? 1, ये भी 1 तो ये भी 1। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि 7c0 NC0 का मान 1 और NCN का मान 1। अब देखिए कलर भी चेंज करते जाता हूँ मैं। इसका मान 7c1 और 7c6, ये दोनों के मान बराबर रह गए। क्यों? 7c1 यानी कि 1 और 7, तो कितना हो जाएगा? 7। और ये देखिए 7c6, इसको आप लिख सकते हैं 7c 7 ऋण 6, कहा गया ये,
इसमें से इसको घटा दो, नीचे लिख दो, तो ये भी तो उतना ही आ गया ना, 7C1। आ गई बात समझ में? मतलब मेरा मतलब ये है कि कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कैलकुलेशन करते हैं, और इसको अलग कैलकुलेट करते, उसको अलग कैलकुलेट करते। अरे भाई मान बराबर ही आएंगे दोनों के। ये इसका मान 2 है ना यहाँ पर, तो 7 ऋण 2 कितना हो गया, 5 हुआ, तो यहाँ पर भी तो 5 है, देखिए ना, या तो 7 ऋण 5 2 हो गया, तो ये भी 2 है, ऐसा। इसका मान और इसका मान बराबर रहेगा। समझ में आई बात? ऐसा मान ज्ञात कर लेंगे, बस हो गया। यही तो बाइनोमियल थ्योरम है, इसके अलावा क्या है। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये नोट कर लेना आप, ठीक है, तरीका समझ में आ गया। अब नोट कर लीजिए, ये मान के चलिए कि आधे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के बन गए।